हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 27th ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन में। एक ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे आज के सेशन का स्टार्ट। यू हैव गॉट टू बिग चॉइसेस, डू इट नाउ और रिग्रेट इट लेटर। आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो अभी आप करिए जो भी आप करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा कीजिए, और या फिर एक चॉइस है कि बाद में पछताइए, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चॉइस इज़ ऑल योर्स। आपको देखना है करना क्या है, या तो सपनों को आज ही पूरा करें, अभी पूरा करें, या फिर आगे आने वाले टाइम पर बस पछताइए कि मैं काश ये कर पाता तो शायद बहुत बेहतर ज़िंदगी होती। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप हमारी ऐप आशीष क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आपको डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज वहाँ पर मिलेंगे। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बैच नंबर 44 जो आज से स्टार्ट हो रहा है, ये आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, जो नए कोर्सेज में है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक न्यू कोर्स जो कि चल रहा है। क्लोज टेस्ट 100 मिलेंगे, पैराजंबल 100 मिलेंगे। इसका सोर्स न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर से बनाकर आपको मिलेंगे। कुछ और कोर्सेज भी हैं, एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बैंक प्रीवियस ईयर पेपर हैं, कॉम्बो पैक भी है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, जाइए एक बार चेक करिए। चलो करते हैं आज के सेशन का स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं आज के जो एडिटोरियल है उसका प्रेफिस क्या है। तो टाइटल है ऑयल प्राइस पिकल। ऑयल प्राइस की जो पेचीदगियां हैं, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसकी बात है। पिकल का मतलब यहाँ पे अचार नहीं है, इसका मतलब है मुसीबत में होना। तो ऑयल प्राइस की मुसीबत है, ट्रबल है। तो प्रेफिस और समरी देखिए क्या है इसकी। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ हाइकिंग ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस विल हैव इम्प्लीकेशंस। केंद्र सरकार का जो निर्णय है कि जो तेल की कीमतें हैं, इसको प्राइसेस कर लीजिएगा, उस पर जो हाइक करने की कोशिश कर रही है सरकार, यहाँ पे निर्णय ले रही है कि हमें ड्यूटी हाइक कर देनी चाहिए, कर कुछ ज़्यादा लगा देना चाहिए। इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कोई ना कोई इसका अर्थ होगा, कहने का मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा, कुछ यहाँ पे हिडन रिजल्ट्स होंगे। द बेनिफिट of low fuel prices in the global market could have been passed to consumers and the consumption sector, given a much needed boost. अब ये जो बेनिफिट मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत कम हैं, लेकिन भारत में तेल की कीमतें उतना ही जितना कि प्री लॉकडाउन पीरियड में थी। तो अब ये क्या किया है, इसको बैलेंस किया सरकार ने, टैक्स लगा के, टैक्स को बढ़ाकर, ड्यूटी है उसको हाइक करके। तो इससे क्या है कि यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है कि ये फ्यूल प्राइस में जो बेनिफिट हो रहा था, तो कंज्यूमर को बेनिफिट दिया जा सकता था, और इससे क्या होता कि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन मतलब उपभोग जो है, लोग सस्ता अगर होती कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वैसे कंजम्पशन बढ़ जाता, और कंजम्पशन सेक्टर को यहाँ पे बूस्ट की ज़रूरत भी है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कंजम्पशन सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आहत हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ा है। The center's decision to maximize its takings from fuels is understandable as the economic activities have been under strain due to lockdown period. केंद्र सरकार का जो निर्णय है to maximize its takings, केंद्र सरकार चाहती है कि जो अपने जो टेकिंग्स है, मतलब जो भी मतलब कमाई है, उसको यहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहती है तेल से, फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से। इज अंडरस्टैंडेबल, और ये डिसीजन अंडरस्टैंडेबल भी है, समझ में भी आता है। कारण क्या है, एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव बीन अंडर स्ट्रेन, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में रही हैं ड्यू टू द लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड के कारण सब कुछ ठप था, इस कारण से दबाव भी है सरकार पे। तो ये निर्णय अगर सरकार का है तो समझ में भी आता है। स्टिल दिस इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ ऑयल कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। लेकिन लेखक कहता है कि ये सरकार के तो फेवर में है, लेकिन ऑयल कंपनीज हैं और कंज्यूमर्स हैं उनके फेवर में नहीं है। तो आपको समझ में आ गया है कि किस बारे में हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल में। ग्रामर में एम टू और एम एट, ये हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था। दोनों ही प्रपोजिशन लग सकते हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना सा याद रखें कि एम एट जो है जनरली जब बी का फॉर्म यूज़ कर दिया जाता है एम से पहले, और थर्ड फॉर्म में लगा दिया आपने एम्ड, तो ऐसे कंडीशन में आप एट लगा दीजिए। वैसे इंटेंशन बताने के लिए, इरादा बताने के लिए आप लगाते हैं एम टू, जो है वो इरादा बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार का इसमें अंतर है, तो बस इतना याद रखिए। जनरली देखने में आएगा तो एट मिलेगा, टू मिलेगा, इन दो के अलावा और कोई प्रपोजिशन नहीं मिलता है एम के साथ। मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करके आप इसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। जो भी चीज़ें होनी चाहिए पास्ट में, तो मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए,
ही शुड हैव टेकन केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए थी, उसे स्वास्थ्य की केयर करनी चाहिए थी। तो करना चाहिए कोई काम तो शुड लगाते हैं, करना चाहिए था। तो आप मॉडल को ले जाना चाहते हैं पास्ट में, तो इसके लिए तरीका है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया है। शी कुड हैव हेल्प्ड हिम, वह उसकी मदद कर सकती थी, तो ये भी यहाँ पे कर सकती थी, कर सकी अगर होता तो कुड आता, कर सकती थी मतलब पास्ट में चला गया। तो मॉडल का पास्ट बनने का तरीका क्या है, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज के एडिटोरियल में आपको मिलेगा ओ टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी से मैंने लिया कि मॉडल के साथ हैव जोड़ दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दो, तो वो मॉडल फिर पास्ट में चला जाता है। और एक आपको याद रखना है कि अहेड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा, जैसे स्टे अहेड ऑफ अदर्स, दूसरों से आगे बने रहो, तो अहेड के साथ में क्या लगेगा, ऑफ। इसके बाद एक व्यूअर्स कॉलम में एक प्रश्न है, एक बच्चे ने पूछा इफ और वेदर में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखो इस जो ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि इफ आएगा वेदर आएगा। देखिए एक चीज़ होती है कि आप इसको, मैं यहाँ पे जो प्रयोग बता रहा हूँ आपको इफ और वेदर के, ये कंजंक्शन के रूप में आप देखिए समझिए कि कंजंक्शन के रूप में अगर आपको दो विकल्प दे रखे हैं, अगर आपको और दे रखा है सेंटेंस में, तो वहाँ पे केवल और केवल वेदर ही आएगा, वहाँ पे इफ नहीं आ सकता अगर और दे रखा है तो देखो इसमें एक सेंटेंस है इन 5 में से जहाँ पे और है, ये फोर्थ सेंटेंस देखिए, यहाँ पे और है आई कैंट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, डैश टू गो ऑन अ डाइट डैश नॉट, कि क्या मैं डाइट पर जाऊँ, डाइट को अपनाऊं या फिर कहूं नहीं करूं। तो यहाँ पे और लगा हुआ है, इसलिए एक ही ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों में से पिक करेंगे आप वेदर को। समझ गए? 4 ऑप्शन, 4 क्वेश्चंस और हैं। अब जहां और का प्रयोग नहीं है वहां दोनों लग सकते हैं। जैसे देखिए आई एम नॉट श्योर, तो इफ भी आ सकता है, वेदर भी, क्योंकि और तो है नहीं, तो दोनों कंजंक्शन आ सकते हैं। मैं कंजंक्शन के रूप में ही इनका प्रयोग बता रहा हूँ। ये आप नरेशन में पढ़ते हैं, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो वहाँ कंजंक्शन डब्ल्यू, जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ रहता है, वहाँ हम लगाते हैं इफ या वेदर में से कोई एक। सेकेंड सेंटेंस है शी आस्क्ड मी डैश आई वॉज वर्किंग, तो यहाँ पर भी इफ लगा सकता है, वेदर लग सकता है, क्योंकि और नहीं है। तीसरा सेंटेंस है यहाँ पे केवल वेदर लगेगा, हालांकि यहाँ पर और नहीं है, लेकिन जब सेंटेंस का स्टार्ट में लगाना हो ऐसी कंडीशन में, है ना, और एक प्रकार से इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कोई अप्रत्यक्ष क्वेश्चन हो, जैसे दे रखा है कि डैश शी विल रिकॉग्नाइज मी आई एम नॉट श्योर, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि वो मुझे पहचान लेगी या फिर नहीं पहचानेगी, 2 विकल्प है। अब आप कहेंगे कि पहला सेंटेंस है, विकल्प तो वहाँ भी 2 हैं कि मुझे पक्का नहीं पता है कि मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ऐसा ब्लैंक दे रखा हो जहाँ पे आपको लगता है कि 2 विकल्प हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो आप ऐसे केस में क्या लगाएंगे, ऐसे केस में आप लगा दीजिएगा वेदर, तो यहाँ वेदर का प्रयोग किया जाएगा। इसके आगे नंबर 5 है आई डोंट नो डैश शी विल कम, तो ये सेंटेंस तो ठीक वैसा ही है जैसा कि 1 नंबर था, तो यहाँ इफ और वेदर में से कोई सा भी। तो क्या समझे आप कि वेदर का प्रयोग तब करना है जब और दे रखा हो, वेदर का प्रयोग तब करना है जब सेंटेंस का स्टार्ट हो और वहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हों, अदरवाइज इफ और वेदर में से कोई सा भी लगा सकते हैं कंजंक्शन के रूप में। तो ये था इफ और वेदर के बारे में। रिवीजन की बात करें तो कॉलम्स मैच करने हैं, तो फैक्शन का मतलब होता है गुट, फैक्शन का मतलब गुट, ग्रुप। सोल का मतलब होता है अकेला, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, लालसा, अभिलाषा। रुकी का मतलब होता है नो सीखिया, जो बिगिनर है, कोई भी फील्ड में नया नया सीखने वाला है। डिक्टेट का मतलब होता है आदेश। तो डिक्टेट को जोड़ दीजिए एडिक्ट से, ये एडिक्ट हुआ। रुकी को जोड़ दीजिए नोविस से, ये हो गया सीख तोड़, नो सीखिया। लॉन्गिंग को जोड़ देंगे यर्निंग से, अभिलाषा, लालसा, इच्छा। फैक्शन को जोड़ देंगे क्लिक से, ये गुट हो गया, ग्रुप हो गया। और क्या बचा हुआ है, सब हो गया। सोल का जोड़ दीजिए लोन से, सोल का मतलब अकेला है तो ये लोन आ जाएगा। फैक्शन का क्लिक हो जाएगा। लॉन्गिंग का हमने जोड़ दिया यर्निंग। रुकी को जोड़ देंगे नोविस से, डिक्टेट को जोड़ देंगे एडिक्ट से। इसके बाद वोकेबलरी ड्रिल में ऑन द फेस ऑफ इट, आज आपको फ्रेज मिलेगी ये, इसका मतलब होता है अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली, जो देखने में लगता है ना, प्रथम दृष्टया जिसको बोल सकते हैं। फिलिप का मतलब होता है बूस्ट, किसी भी चीज़ में अगर उत्प्रेरक कह सकते हो, बूस्ट का काम करता है उसको फिलिप। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाने ढंग से, अपने इच्छा के अनुसार, है ना, जैसा मन में है वैसे। तो एक प्रकार से ये क्या होता है कि एक आप यूँ कह सकते हो कि इसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो अपने धुन या सनक या इम्पल्स के अनुसार चलता है, इम्पल्सिव नेचर का व्यक्ति होता है, आर्बिट्रेरी अंदाज से चलने वाला व्यक्ति, कि मन में आएगा वैसा ही करेगा।
फिर अक्र्यू का मतलब होता है इकट्ठा होना, संचित होना धीरे धीरे, ये कह सकते हो। फॉल आउट का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। पहला क्वेश्चन है डैश दीज इंप्रूवमेंट्स लुक टू बी इनसिग्निफिकेंट। शुरू में देखने पर तो ऐसा लगता है कि ये इंप्रूवमेंट्स जो हैं, ये जो सुधार हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जैसे इनसिग्निफिकेंट और महत्वहीन हो। तो देखो शुरुआत आपको करनी है और यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट दे रखा है। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है कि ऑस्टेंसिबली, अपेरेंटली, क्लियरली, देखने पर लगता है ऐसा, सीमिंगली भी हो सकता है ना। तो प्रतीत होता है ऐसा कि ये इंप्रूवमेंट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। बाकी यहाँ पे बैठेगा नहीं, क्योंकि फिलिप लगा दोगे तो बूस्ट है, तो बूस्ट यहाँ पे कॉमा लगा रखा है। देखिए अगर वर्ब शुरू में लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो फिर सेंटेंस बनेगा नहीं। आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया अपने इच्छापूर्ण ढंग से, अपने इच्छा से ही, विलिंगली कह सकते हो, मनमाने ढंग से कहने मतलब नेगेटिव एक टाइप का वर्ड है ये, तो यहाँ पे नहीं आएगा आर्बिट्रेरी, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलेगा इससे भी। अक्र्यू का संचित होना होता है, तो ये वर्ब हो गई। फॉल आउट का परिणाम होता है, तो परिणाम का यहाँ पे चाहिए नहीं आपको, इस कारण से ऑन द फेस ऑफ इट। डैश अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल वर कॉमन। तो कह रहा है कि गिरफ्तारियां और कैद में डाल देना। डिटेंशन का मतलब होता है जेल में डाल देना, तो गिरफ्तारियां और जेल में डाल देना बिना मुकदमे के वो कॉमन थे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ऐसे अरेस्ट, ऐसी गिरफ्तारियां जो कैसी हों, आर्बिट्रेरी, मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में पटक दिया, तो ये आर्बिट्रेरी था। ये अंदाज स्वच्छंदता, अपने मनमाने ढंग से किया करते थे। फिर है ही लॉस्ट हिज जॉब इन द फॉल आउट फ्रॉम द इंसिडेंट। यहाँ पर मैंने आपको पहले से दे दिया है कि फॉल आउट आएगा। ये कह रहा है कि उसने अपना जॉब खो दिया। कारण क्या था, कारण था इंसिडेंट। इंसिडेंट के परिणाम स्वरूप, घटना के परिणाम स्वरूप उसने जॉब खो दिया। और एक प्रश्न है द न्यूज़ गेव अ डैश टू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो यहाँ पे फिलिप आ जाएगा। उस न्यूज़ ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को एक बूस्ट दिया, मतलब बढ़ावा दिया, एक प्रकार से पुश किया, एनकरेज किया, तो फिलिप आ जाएगा। इसके बाद बात करें तो कुछ ईडियम्स हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में वन वर्ड नहीं है, 10 ईडियम्स मैंने ले ली हैं 5 की जगह पे। हर दिन वैसे 5 ईडियम और 5 वन वर्ड्स हम डिस्कस करते आते हैं, लेकिन आज आपको मिलेंगे 10 ईडियम्स। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है इनएक्यूरेट। देखिए जैसे मार्क का मतलब जैसे कोई चिन्ह है, कोई बॉल फेंकते हैं और बॉल वाइड होती है, इसका मतलब वो उससे इधर उधर, तो इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट नहीं है, सटीक नहीं है। टू हैव ए बी इन वंस बॉनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग, कोई चीज़ से ग्रसित होना। जैसे सपोज करिए कि कार का बोनट है, गाड़ी का बोनट है, और उसमें कोई बी है, मधुमक्खी है, और भिनभिना रही है और लगातार भिनभिनाएगी, तो आप जब ड्राइव करेंगे, या फिर मान लीजिए आप गाड़ी खड़ी है पार्किंग में और आप उसमें बैठे हैं गाड़ी में, लगातार वो आपके गुनगुनाने की जो हमिंग साउंड जो है बी का वो सुनाई देगा, तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा ही नहीं, उसी पर कंसंट्रेट होगा। आप सोचते रह जाएंगे कि किसकी आवाज़ ये आ रही है, कहाँ से आवाज़ का सोर्स क्या है, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे उस फीलिंग से। फिर कह रहा है क्राइंग फॉर द मून, अगर कोई व्यक्ति रो रहा है चांद के लिए, तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि चांद उसको मिले, और चांद मिलने की चाहत जिसकी है, इसका मतलब ये चाहत कैसी है कि कोई असंभव चीज़ चाह रहा है, तो टू वांट इम्पॉसिबल। यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब होता है, कह सकते हो आपकी आइडियलिस्टिक स्टेट में, एक प्रकार से जो काल्पनिक संसार होता है वो यूटोपियन होता है ना। काल्पनिक संसार जो आइडियलिस्टिक है, एकदम आदर्शवादी, राम राज्य जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूटोपियन। फिर कम टू ग्रीफ का मतलब दुख होना है, तो देखो इसमें क्या आएगा, टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा अनुभव करना जो अनप्लीजेंट हो, दुखद हो, नेगेटिव हो। फिर इसके बाद में अगले स्टैंड वंस ग्राउंड, भाई आपका कोई ग्राउंड है वहीं पे खड़े होना, आप जैसे यहाँ खड़े हैं तो यहीं खड़े होना। तो अब कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कोई विपरीत परिस्थितियाँ आए, आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहेंगे। इसका मतलब है कि आप यहाँ दृढ़ता से अपनी पोजीशन को लिए हुए हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, टू मेंटेन वंस पोजीशन, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना। फिर है वॉच वंस स्टेप, कोई आपसे कहे कि वॉच योर स्टेप, तो अपने कदम संभालो, संभल कर चलो। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है वार्निंग टू समवन टू वॉक और एक्ट केयरफुली, कि किसी को चेतावनी दी जा रही है कि सावधानी पूर्वक काम करो। गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब क्या है, टू गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब है, देखिए इसका मतलब होता है टू एक्ट बेटर देन वन रियली इज, कि जितना आप वास्तव में हैं उससे भी बेहतर काम करना, जो भी आपकी योग्यता है उससे बेहतर काम करना। मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, ये काफ़ी बार आता है, वेस्ट को बोलते हैं, बर्बाद करने को बोलते हैं, पैसा बर्बाद करने को जनरली मेक डक्स एंड ड्रैक्स।
और बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना, खुली किताब है इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है आपको, तो टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड, समझना जो बहुत ही आसान हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। ऑयल प्राइस पिकल, तेल की कीमतों में जो मुसीबतें फेस की जा रही हैं उसके बारे में है। तो पिकल का मतलब किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होना। चलिए पढ़ते हैं विस्तार से आर्टिकल में क्या लिखा है। द इंक्रीज्ड ड्यूटी ऑन फ्यूल कैन फंड वेलफेयर बट आर्बिट्रेरी मेथड्स विल हैव इम्प्लीकेशंस। जो आपको ये लाइट ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है ये सब्जेक्ट्स हैं और ये प्रयोग में 4-5 दिन से इम्प्लीमेंट मैंने किया है इसको। पहले पैराग्राफ में आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी इससे, और उस सब्जेक्ट को देखकर वर्ब कौन से लगानी है ये आप एक्सरसाइज करें। दूसरे पैराग्राफ में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप खुद ये ट्राई करें कौन सा सब्जेक्ट निकालने की, ताकि ये बेहतर आपकी स्किल्स हो जाएं और आप एग्जाम में जब अग्रीमेंट टाइप का क्वेश्चन आए या फिर कई बार देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में प्रोनाउन भी, कॉमन एरर में प्रोनाउन को पता लगाना है कि प्रोनाउन सही है कि नहीं है, तो बहुत काम आती है एक्सरसाइज आपके। द इंक्रीज ड्यूटी, तो इंक्रीज ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब कर है, इंक्रीज का मतलब बढ़ा हुआ है, तो ड्यूटी यहाँ पे नाउन है, इंक्रीज यहाँ पे एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, द को देखकर ही यहाँ पे देखो नाउन का प्रयोग कर रखा है, नाउन है इसी कारण से द है। तो बढ़ी हुई जो कर है, बढ़ा हुआ कर है ऑन फ्यूल, फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल की बात है। कैन फंड वेलफेयर, ये क्या कर सकता है कि वेलफेयर के लिए इसकी फंडिंग हो सकती है। भी आपने टैक्स बढ़ाया तो अर्निंग ज़्यादा हुई, अर्निंग ज़्यादा हुई तो राजकोष में पैसा जो आपके पास आया उसको आप खर्च कर सकते हो। कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स होती हैं उनके लिए यूज कर सकते हो। बट लेकिन आर्बिट्रेरी मेथड्स विल हैव इम्प्लीकेशंस, लेकिन जो आर्बिट्रेरी मेथड्स है, आर्बिट्रेरी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, मेथड्स यहाँ पे नाउन है, तो जो वो तरीके जो मनमाने ढंग से आप करते हो, मनमाने तरीके से आपने टैक्स को हाइक किया है, इनका क्या होगा, इम्प्लीकेशंस होंगे, दूरगामी परिणाम होंगे, कोई ना कोई रिजल्ट इसका निकलेगा। आप समझिए आर्बिट्रेरी के सिनोनिम्स क्या हैं। आर्बिट्रेरी के सिनोनिम है कैप्रिशियस, विम्सिकल, रैंडम, चांस, इरेटिक, डेस्पोटिक, टायरेनिकल, ऑप्रेसिव, रिप्रेसिव। इन सब का मतलब है स्वच्छंद तरीके से कह सकते हो। आर्बिट्रेरी के दो मतलब होते हैं, एक तो हो गया कि जैसे डेस्पोटिक हो, टायरेनिकल हो, ऑप्रेसिव हो, रिप्रेसिव हो, दमनकारी, निरंकुश, मतलब आप किसी को दबाने का काम करते हो, आप मनमाने ढंग से काम करते हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, तो ये एक प्रकार का वो रवैया है जैसे कि तानाशाही होती है। दूसरा इसका मतलब कैप्रिशियस, विम्सिकल, रैंडम, चांस, इरेटिक ये भी होता है। तो मनमाने ढंग से क्या मतलब क्या है कि आपके मन में आएगा, आपके मन में आवेग आएगा, इम्पल्स जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, तो ये एक इरेटिक बिहेवियर है, अनियमित सा व्यवहार है, आप रेगुलर ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या है, इम्प्लीकेशंस का कनोटेशन, ओवरटोन, अंडरटोन, हिडन मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग। तो इसके लिए आप यूँ मान सकते हो कि ये क्या है, निहित अर्थ है ना, कि कोई भी निहित अर्थ अगर है कि जैसे आपके हिडन मीनिंग क्या है, छिपा हुआ अर्थ क्या है, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो कह रहा है कि भाई इंक्रीज्ड ड्यूटी जो है फ्यूल पर वो मतलब काम आ सकती है वेलफेयर को फंड करने के लिए, लेकिन मनमाने ढंग से कोई भी तरीके आप यूज़ करते हैं उनके परिणाम होंगे, उनके कोई ना कोई हिडन मीनिंग होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला, हमने डिस्कस कर लिया हेडलाइन क्या है। अब पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's recent remark that the center is taking a cautious and conscious approach of ensuring a balance in fuel prices and aims to use the resultant savings for welfare is on the face of it unexceptionable। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर, ये भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी अपडेट रहेगा आपका। तो यहाँ पे यूनियन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका जो हाल ही में कमेंट आया है, रिसेंट कमेंट है, ये रिमार्क का टिप्पणी होता है, दैट द सेंटर इज टेकिंग। आप पूछेंगे कि यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है। देखो ये सब्जेक्ट था तो इसको देखकर हमने क्या लगाया, कैन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेथड सब्जेक्ट था तो विल हैव वर्ब है। अब यहाँ रिमार्क है तो इसकी वर्ब कहाँ है, आगे मिलेगी आपको। सेंटर है, सेंटर की वर्ब ये इज है। तो कह रहा है कि प्रधान का जो रिसेंट का रिमार्क है, हाल ही में जो रिमार्क है, दैट की द सेंटर इज टेकिंग ए कॉशियस एंड कॉन्शियस अप्रोच, कि केंद्र सरकार जो है वो एक बड़ी सावधानी पूर्व, कॉशियस का मतलब सावधानीपूर्ण, एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है, एंड कॉन्शियस अप्रोच, कॉन्शियस का सजगतापूर्ण, है ना, अवेयर होकर जो आपकी अप्रोच है, किस चीज़ की अप्रोच, ऑफ इंश्योरिंग ए बैलेंस, इंश्योरिंग का सुनिश्चित करना, ऑफ लगा हुआ है प्रेपोजिशन तो इसलिए ING है, और क्या इंश्योर करना, अ बैलेंस इन फ्यूल प्राइसेस, की फ्यूल प्राइसेस में संतुलन स्थापित करना। संतुलन क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है, इंटरनेशनल तेल मार्केट जो है, उसमें बहुत कीमतें कम हुई है, कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हुई है, तो इसके चलते तो कीमतें यहाँ भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसको बैलेंस कैसे किया, उन कीमतों को उतना ही रखा, कैसे कर दिया, टैक्स को बढ़ाकर, है ना,
यहाँ पे कर बढ़ा के ये काम कर दिया। तो द सेंटर जो है वो यहाँ पे सावधानीपूर्ण और सजगतापूर्ण अप्रोच कर रही है ऑफ इंश्योरिंग ए बैलेंस, क्या करने की काम कोशिश कर रही है, फ्यूल प्राइसेस में बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रही है, एंड एम्स टू, और सरकार का यहाँ पे लक्ष्य है, एम्स के साथ टू लगता है, एम में एड भी लगता है, हमने डिस्कस किया, क्या टू यूज द रिजल्टेंट सेविंग्स, रिजल्टेंट मतलब परिणाम स्वरूप, क्या आपने बैलेंस करने का प्रयास किया तो तेल की कीमतों में आपने क्या किया, टैक्स बढ़ाया, टैक्स से क्या होगा, सरकार को आय होगी, तो परिणाम स्वरूप जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी बचत है, एक बात याद रखिएगा कि सेविंग नहीं होता है, सेविंग्स ही होता है। जब आप नाउन के रूप में इसको यूज करते हो ना, तो सेविंग्स ही यूज करना है, सेविंग नहीं करना है। आपका बचत खाता होगा बैंक में, उसको सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं, सेविंग अकाउंट नहीं बोलते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो भी सेविंग्स है, किसके लिए, वेलफेयर के लिए, है ना, इज ऑन द फेस ऑफ इट अनएक्सेप्शनेबल। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब हो गया है जो भी देखने पर लग रहा है, सीमिंगली कह सकते हो, जो देखने में प्रतीत होता है, सीमिंगली, या फिर आप कह सकते हो ऑस्टेंसिबली, है ना, क्लियरली। तो जो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि ये अनएक्सेप्शनेबल है, कि ये अपवाद नहीं है, एक प्रकार से यूँ कह रहे। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है, अपवाद स्वरूप, लेकिन ये अपवाद स्वरूप नहीं है, ये तो पता ही था कि ऐसा हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। एक यहाँ पे जो इज लग रखा है वो इसकी वर्ब है, किसकी, रिमार्क की, रिमार्क सब्जेक्ट है, इज इसको देखकर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक की बात में क्या समझ में आया कि यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने हाल ही में जो टिप्पणी करी है कि केंद्र सरकार जो है वो बहुत बड़े सावधानीपूर्ण और सजगतापूर्ण एक अप्रोच है उसकी, फ्यूल प्राइसेस को बैलेंस करने की जो नीति है उसकी, और उसका लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है क्या, अब यहाँ पे सेंटर जो है इसी का लक्ष्य है, एम्स टू यूज द रिजल्टेंट सेविंग्स, की वो चाहती है कि जो परिणाम स्वरूप सेविंग्स हो सरकार की उसका यूज करे वेलफेयर के लिए। और ये प्रथम दृष्टया ये जो चीज़ है, ये जो टिप्पणी है वो क्या है, ये अनएक्सेप्शनेबल है, ठीक है ना, ये अपवाद स्वरूप नहीं है, ये सही भी है, कहने का मतलब ये है। विद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टिल अबाउट 45% लोअर देन 2019 क्लोजिंग लेवल्स डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स by major products, India had an opportunity to pass on the benefit to consumers and provide a fillip to be calmed consumption। कह रहा है कि विद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वैश्विक तेल कीमतें स्टिल अबाउट 45%, स्टिल मतलब अभी भी, अबाउट 45% लोअर, लगभग 45% कम है, किससे, 2019 के जो क्लोजिंग लेवल्स था उसके। 2019 में जो भी क्लोजिंग लेवल का मतलब ये हो गया कि 2019 में अंत आते आते जो तेल की कीमतें रही उसको बोलेंगे क्लोजिंग लेवल्स। तो वैश्विक तेल की कीमतें जो अभी भी 45% कम है, लोअर यहाँ पे डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग है, किससे कम है, 2019 का जो क्लोजिंग लेवल्स था उससे, किसके बावजूद, तो डेस्पाइट का मतलब के बावजूद है, कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स, कोऑर्डिनेटेड मतलब सहयोग से, तो मिला जुला कह सकते हो, ब्लेंड मिक्सचर भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेटेड और सहयोग भी कह सकते हो। सप्लाई कट्स बाय मेजर प्रोड्यूसर्स, तो जो मेजर प्रोड्यूसर्स है, जो मुख्य उत्पादक देश हैं कह सकते हो, उनके द्वारा सप्लाई कट किया गया था, उन सब के द्वारा मिले जुले रूप में उन सब ने मिलकर सप्लाई कट कर दिया था। उसके बावजूद भी इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, भारत के पास, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, भारत के पास अवसर था टू पास ऑन द बेनिफिट, कि भारत यहाँ पे क्या करता कि इस बेनिफिट को पास कर देता। पास ऑन का मतलब है कि जैसे सरकार के पास ये पैसा है जो सेविंग्स है, इसको यहाँ से भेज देता कंज्यूमर के पास, तो ये हो गया पास ऑन। तो यहाँ पे ये बेनिफिट जो है कंज्यूमर के पास दे देता, एंड प्रोवाइड अ फिलिप, और सरकार यहाँ पे या भारत यहाँ पे क्या करता, फिलिप को, भारत का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से ही, और सरकार यहाँ पे क्या करती कि बूस्ट देती, है ना, फिलिप करती मतलब उत्प्रेरित कर देती किस चीज़ को, टू बिकाम्ड कंजम्पशन। जो कंजम्पशन सेक्टर है, उपभोग सेक्टर है, वो सेक्टर जो बिकाम्ड हो चुका, बिकाम मतलब एकदम शांत पड़ा हुआ है, उपभोग ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, एकदम यहाँ मंदी आई हुई है मार्केट में, है ना, स्थिरता आई हुई है, तो उसको बूस्ट करने का काम कर लेता। रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा है कि कह रहा है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेज जो हैं अभी भी क्या हैं, 45% कम है 2019 के क्लोजिंग लेवल से। इस चीज़ के बावजूद कि मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने आपूर्ति कम कर दी है, सप्लाई कट्स किए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे 2019 का जो क्लोजिंग लेवल्स है उससे 45% कम है अभी भी कीमतें। भी आपूर्ति कम जब होती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो महंगाई बढ़ती है, बहुत सिंपल सी गणित है। तो ये कह रहा है कि जब सप्लाई बहुत कम हुई, सप्लाई की कटौती भी की गई मेजर प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसके बावजूद भी कीमतें 45% तक कम, लगभग आधे कीमतें पे आ गया है। तो भारत के पास यहाँ पे अवसर था, तो इसी के साथ भारत के पास अवसर था कि भारत जो ये बेनिफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, ये कंज्यूमर्स तक पहुँचाता और जो एक शांत पड़ा हुआ सेक्टर है कंजम्पशन वाला उसको बूस्ट करता। दैट द डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनी चोज नॉट टू रिड्यूस पंप प्राइसेस इवन व्हेन क्रूड टम्बल्ड लास्ट मंथ कुड बी एट्रीब्यूटेड टू देयर caution amid a sharp slump in demand in the wake of the nationwide लॉकडाउन।
तो कह रहा दैट ये जो चीज़ है, द डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो डीरेगुलेटेड है। डीरेगुलेट का मतलब जिस पर सरकार का मतलब कह सकते हो नियंत्रण नहीं है ना। एक तो रेगुलेटेड मतलब नियमों में बांध दिया आपने, और यहाँ पे कोई नियम लगते नहीं है इस पर। तो जो डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने चुना क्या, नॉट टू रिड्यूस ऑयल प्राइसेस, कि उन्होंने पंप प्राइसेस तो बढ़ाए नहीं, मतलब कम नहीं किए। रिड्यूस का मतलब कम करना, चोज है वो चूज की सेकेंड फॉर्म है, तो इन्होंने चुना कि रिड्यूस ना की जाए, कम ना की जाए पंप प्राइस को। पंप प्राइस का मतलब होता है वो अंतिम कीमतें जिस पर लोगों को तेल मिलता है, उपभोक्ताओं को कीमत चुकानी पड़ती है तेल लेने के लिए, पेट्रोल पंप मान लीजिए, है ना। इवन व्हेन, इस स्थिति में भी, इवन का मतलब भी, उस स्थिति में भी जब क्रूड टम्बल्ड लास्ट मंथ, क्रूड का मतलब कच्चा तेल पिछले साल यहाँ पे टम्बल हुआ था, है ना। टम्बल हुआ था इसका मतलब यहाँ पे देख लो, टम्बल का मतलब दे रखा है फॉल शार्पली, फॉल स्टीपली, प्लमेट, प्लंज, डाइव, नोज डाइव, गिरना, लुढ़कना। एक ये फिलिप आया था, ये भी देख लो। फिलिप का मतलब स्टिमुलस है, स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेंट है, बूस्ट है, एनकरेजमेंट है। ऑन द फेस ऑफ इट आया था, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे अपेरेंटली था, सीमिंगली था, ठीक है ना, एविडेंटली है, आउटवर्डली है। तो सबके सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे क्लिक करते ही। तो ये जो पिछले मतलब क्रूड की कीमतें पिछले महीने गिरी, लुढ़क गया तेल, उसके बावजूद भी जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस को कम नहीं किया। तो इस चीज़ को अब यहाँ पे दैट सब्जेक्ट का काम करेगा, ये हाईलाइट नहीं किया मैंने, दैट सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो चीज़ है ये एट्रीब्यूट की जा सकती है, इसका श्रेय दिया जा सकता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट से मतलब होता है एस्क्राइब, असाइन, एक्रेडिट, क्रेडिट, श्रेय देना, किसी का कारण समझना। तो इसका कारण माना जा सकता है टू देयर क्वेश्चन, कि वो सावधानी बरत रहे हैं। ये देर किसके लिए आ रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए आ रहा है, कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो सावधानी बरत रही हैं। किसकी सावधानी बरत रही हैं, सावधानी बरत रही हैं अमिड अ शार्प स्लम्प। अमिड का मतलब होता है के मध्य में, के दरमियान। अ शार्प स्लम्प, शार्प यहाँ पे एडजेक्टिव, स्लम्प यहाँ पे नाउन। स्लम्प का मतलब मंदी, और कैसी मंदी, बहुत ही तीव्र मंदी है, बहुत ज़्यादा मंदी है। इन डिमांड, मांग में। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप। देख लीजिए इसके सिनोनिम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये सिनोनिम्स दिए हुए एज ए रिजल्ट ऑफ या आफ्टर मैथ, ठीक है, परिणाम स्वरूप। तो किसके परिणाम स्वरूप, द नेशन वाइड लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण। तो थोड़ा ध्यान से देखो, समझना, आसान कर देता हूँ इसको। ये कह रहा है कि एक चीज़ है, उसके लिए दैट लगा दिया, कि जो डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने यहाँ पे चुना है कि भी पंप प्राइसेस में तेल की कीमतें इन्होंने कम नहीं करी। ये इन्होंने चुना, एक विकल्प चुना कि यहाँ पे तेल की कीमतों में कमी नहीं करी। उस स्थिति में भी कि जब कच्चा तेल यहाँ पे पिछले महीने इसमें गिरावट आई थी, उसके बावजूद भी कमी नहीं करी। इस बात को एट्रीब्यूट किया जा सकता है, पैसिव वॉइस है, इस बात का श्रेय दिया जा सकता है, या इस बात को कारण माना जा सकता है किस चीज़ का, कि वो यहाँ पे कौशन बरत रही हैं, सावधानी बरत रही हैं। किस चीज़ के चलते, कि डिमांड में बहुत कमी आई थी। किस कारण से कमी आई थी, नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा हुआ था, उस कारण डिमांड में कमी आई। डिमांड में कमी आई है, इस कारण से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, मतलब कमी नहीं की है, उतनी ही कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस फैक्ट के बावजूद कि पिछले महीने तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें गिरी थी। इसके बाद देखो आगे कह रहा है कि इट इज़ द गवर्नमेंट्स decision earlier in May to raise excise duty on petrol and diesel for second time in less than 2 months that raises several concerns। क्या कह रहा है, it is the government's decision, it यह is, इसको देखकर है, यह गवर्नमेंट का निर्णय है। डिसीजन नाउन हो गया, क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद नाउन लगता है। अपोस्ट्रोफी जिसके साथ लगता है वो भी नाउन ही होता है ना। तो गवर्नमेंट के साथ अपोस्ट्रोफी है तो गवर्नमेंट भी नाउन है, अपोस्ट्रोफी के बाद डिसीजन है, डिसीजन भी नाउन है। तो ये इट इज़ द गवर्नमेंट डिसीजन, ये गवर्नमेंट का निर्णय है। अर्लियर इन में, मई के शुरुआत में, अर्लियर जो है वो समय में पहले के लिए आता है। अर्लियर का ऑपोजिट बनता है LATER, समय में बाद की बात करते हो तो LATER आएगा। तो कह रहा है कि मई के शुरुआत में टू रेज एक्साइज ड्यूटी, क्या निर्णय था कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाए, किस पर, पेट्रोल और डीजल पर। किसके लिए, फॉर ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार ऐसा हुआ है ना। इन लेस देन 2 मंथ्स, इन लेस देन 2 मंथ्स का मतलब 2 महीनों से कम टाइम में भी, 2 महीनों से कम टाइम में सेकेंड टाइम ऐसा किया इन्होंने। पहले एक बार और भी इन्होंने ऐसा किया था और अब क्या फिर से कर दिया। दैट रेजेस सेवरल कंसर्न्स, और ये जो चीज़ है ये अनेकों चिंताएं बढ़ाती हैं। रेज जो है ना, अपने आप उठना नहीं होता, उठाना होता है। राइज और रेज में डिफरेंस यही है, राइज तो अपने आप बढ़ना,
उठना, वृद्धि करना, और रेज का मतलब बढ़ाना, वृद्धि करवाना, इस प्रकार का मीनिंग देता है। रिपीट कर देता हूं, तो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये, मई के शुरुआत में डिसीजन लिया एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का पेट्रोल और डीजल पर दूसरी बार, और वो भी 2 महीने से कम समय में। लेस यहाँ पे डिग्री कंपैरेटिव है, पूछेंगे किसकी, तो लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है, लिटिल, लेस और लीस्ट होता है। इससे आगे देखो, इससे आगे कह रहा है फॉर वन सब्सिक्वेंट टू द latest increase the center's tax revenue on a liter of petrol sold by IOC in Delhi as on May 16 was 1.8 times the fuel's freight inclusive base price of 18.28 rupees and represented 46% of the final retail price of 71.26। यहाँ पे बताया कि कितनी कीमत यहाँ पे पड़ती है, कितना फायदा है। तो कह रहा है फॉर वन, किसी भी व्यक्ति के लिए, वन का मतलब यहाँ कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के लिए सब्सिक्वेंट टू द लेटर इंक्रीज, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, तो सब्सिक्वेंट के सिनोनिम देख लीजिए। सब्सिक्वेंट का मतलब है फॉलोइंग, एंशुइंग, सक्सीडिंग, सक्सेसिव, लेटर, फ्यूचर, कमिंग, अपकमिंग, नेक्स्ट, जो बाद का होता है, जो आगे आने वाला होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट टू द लेटर इंक्रीज, लेटर का मतलब क्या है, बाद वाला, लेटर का मतलब बाद में, समय में बाद में। तो जो लेटेस्ट इंक्रीज है, ये लेटेस्ट है, लेटर नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो नवीनतम वृद्धि की गई है, जो अभी हाल ही में वृद्धि हुई है, उसके बाद जो सेंटर का टैक्स रेवेन्यू है, जो केंद्र का टैक्स रेवेन्यू है, केंद्र सरकार जितने कमाई करेगी टैक्स से, ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल, किस पे, 1 लीटर पेट्रोल पर, और पेट्रोल कौन सा, जो बेचा जाता है किसके द्वारा, IOC, इंटरनेशनल ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तेल ये निर्यातक है, इसके द्वारा। इन दिल्ली में अगर बात करें, एज ऑन May 16, एज ऑन तब लगता है जब उस पर्टिकुलर डे की बात करते हो, तो 16 मई की बात कर लो, वो 1.8 गुना, 1.8 टाइम्स द फ्यूल्स फ्रेट, फ्रेट का मतलब किराया भाड़ा होता है, तो फ्यूल को लाने में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ना फ्यूल का, तो उसको लाने में जितना किराया लगता है उसका 1.8 गुना है। इंक्लूसिव बेस प्राइस ऑफ 18.28 रुपीज़, इसमें बेस प्राइस शामिल है, 18.28 तो लगना ही है, बेस प्राइस है, इस ये शामिल है। एंड रिप्रेजेंटेड 46% ऑफ द फाइनल रिटेल प्राइस ऑफ 71.26, और फाइनल रिटेल प्राइस कितनी पड़ती है, उपभोक्ता को कितना चुकाना पड़ता है लीटर पेट्रोल का, 71.26। इसका कितना परसेंट है, 46%। ये है टैक्स की वसूली गवर्नमेंट के द्वारा। रिपीट कर रहा हूँ, तो कह रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए जो ये नवीनतम इंक्रीज हुआ है ना, हाल ही में जो इंक्रीज लगा है, उसके अनुसार जो केंद्र सरकार का टैक्स से हुई आय है प्रति लीटर पेट्रोल पर, जो कि IOC के द्वारा सेल किया जाता है दिल्ली में, और अगर 16 मई की बात करें तो ये है 1.8 गुना। 1.8 गुना किसका, फ्यूल फ्रेट का, है ना, कि जितना किराया भाड़ा लगता है तेल लाने में, उसका 1.8 गुना टैक्स वसूल रही है सरकार, और इसमें ये बेस प्राइस शामिल है। ठीक है, और आप कहें कि जो आपको पैसा आपको मिलता है पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 71.26 रुपये है, ये रिटेल प्राइस है, इसका 46% वसूल रही है, समझ जाइए आप। ठीक है, आगे देखो, विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट टू अ नियर स्टैंड स्टिल बाय द लॉकडाउन, द सेंटर्स ओवरऑल रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स हैव कम अंडर सीवियर स्ट्रेन, and from that perspective the government's move to maximize its takings from transport fuels is understandable। कह रहा है विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट टू ए नियर स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या है, डेडलॉक, ग्रिडलॉक, इम्पास और लॉक जैम, गतिरोध, अवरोध, है ना, अवरुद्ध हो जाए चीज़ें, जब मूव ना करे उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल। तो कह रहा है विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट टू, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ब्रॉट लाई गई, टू ए नियर स्टैंड लगभग बंद हो गई थी, किसके कारण, लॉकडाउन। लॉकडाउन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये लेके आया है किसको, स्टैंड स्टिल पर, किसको लेके आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। द सेंटर्स ओवरऑल रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावना होती है, इसके सिनोनिम्स हैं पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियल, प्रॉमिस, एक्सपेक्टेशंस, आउटलुक, फ्यूचर, स्कोप, ये संभावनाएं हैं। तो सेंटर का जो पूरा अगर बात करो आप, संभावना जो भी है रेवेन्यू की, कितना सेंटर पैसा कमाएगी टैक्स से, हैव कम अंडर सीवियर स्ट्रेन, वो आ गया है स्ट्रेन में, दबाव में। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा, और स्ट्रेन का मतलब दबाव, प्रेशर। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और उस अगर नज़रिए से देखो, पर्सपेक्टिव नज़रिया, द गवर्नमेंट्स मूव, तो गवर्नमेंट का जो ये कदम है, मूव है किस चीज़ का, टू मैक्सिमाइज इट्स टेकिंग, की गवर्नमेंट अपनी टेकिंग्स जो है, टेकिंग्स का मतलब जो भी चीज़ें ले रही है गवर्नमेंट, आपसे ले रही है, हमसे ले रही है, किस चीज़ टैक्स ले रही है, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, है ना, टेकिंग्स किससे, ट्रांसपोर्ट फ्यूल से, इज अंडरस्टैंडेबल, ये अंडरस्टैंडेबल है। क्या अंडरस्टैंडेबल है,
अंडरस्टैंडेबल है यहाँ पे गवर्नमेंट का मूव, ये सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे अंडरस्टैंड समझ में आने योग्य है। अंडरस्टैंडेबल एडजेक्टिव हो गया। जनरली जिस भी शब्द के अंत में ए बी एल ई मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। कमेंडेबल में भी ऐसा ही है, अंडरस्टैंडेबल में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है कि देखो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल अवरुद्ध हो गई, खत्म सा हो गया काम। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो संभावना थी ना कि इतना टैक्स आएगा इस साल, वो आ गया दबाव में। और इस कारण से इस नज़रिए से अगर देखो तो गवर्नमेंट का जो ये मूव है कि अपनी टैक्सिंग को मैक्सिमाइज करना चाहती, सर्वाधिक पहुंचाना चाहती है, सर्वाधिक टैक्स वसूलना चाहती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल से, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आने योग्य है। फिर कह रहा है स्टिल द फैक्ट दैट गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली टिंकर्ड विद द ड्यूटी स्ट्रक्चर थ्रू रिसेंट ईयर्स ऑफ लार्जली बिनाइन ऑयल प्राइसेस अंडरमाइंस द बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइसिंग डीरेगुलेशन दैट ought टू हैव accrued टू ऑयल कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। स्टिल, फिर भी ये बात तो ठीक है कि गवर्नमेंट की ये जो नीति है कि भाई उनका जो सारी संभावना थी टैक्स से आय होती है गवर्नमेंट को, और वो आय चूंकि अब संशय में पड़ गई गवर्नमेंट की, पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सब चौपट हो गया, तो इस कारण से गवर्नमेंट अपनी टेकिंग्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है, और ये बात तो समझ में आने योग्य है। लेकिन लेखक आगे क्या कह रहा है, एडवर्स सिचुएशन व्यक्त कर रहा है, स्टिल, फिर भी द फैक्ट, ये जो फैक्ट है दैट की द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली टिंकर्ड विद, गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, कंसिस्टेंटली लगातार, नियमित रूप से। टिंकर्ड विद का मतलब क्या है, टिंकर विद का मतलब होता है छेड़छाड़ करना भी होता है, इंप्रूव करना भी होता है। तो यहाँ है ट्राई टू इंप्रूव, ट्राई टू मेंड और वर्क, इंप्रूव करना। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रयास किया है किस चीज़ का, सुधार करने का। सुधार किस में, ड्यूटी स्ट्रक्चर में, मतलब जो भी कर का स्ट्रक्चर था कि पहले कर इतना वसूलती थी गवर्नमेंट, उसमें इसने इंप्रूवमेंट किया है। थ्रू रिसेंट ईयर्स ऑफ लार्जली बिनाइन ऑयल प्राइसेस, थ्रू का मतलब इस माध्यम से किया है। ड्यूटी किस पे वसूली है, किस माध्यम से कराया है। रिसेंट ईयर्स का मतलब हाल ही के वर्षों में, लार्जली मतलब बहुत व्यापक स्तर, बड़े स्तर पर। बिनाइन का मतलब क्या है, बिनाइन का मतलब फेवरेबल, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, प्रोपिशियस और सस्पिशियस, ये ऑस्पिशियस, सॉरी, ये सब होते हैं। एक तो होता है हार्मलेस इसका मतलब, और एक यहाँ पे इसका मतलब है फेवरेबल ऑयल प्राइसेस, मतलब तेल की कीमतें फेवरेबल रही, तेल की कीमतें बहुत गिरी मार्केट में, तो पैसा कम देना पड़ेगा। तो ये जो हाल ही के वर्षों में ऐसा देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में कि तेल की कीमतों में गिरावट आई है, तो इस माध्यम से कर यहाँ पे बढ़िया मिला है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से ड्यूटी स्ट्रक्चर को तब्दील करने का प्रयास किया है, कंसिस्टेंटली प्रयास किया है। लेकिन ये कह रहा है कि जो फैक्ट है, ये जो फैक्ट है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने इसको भी हाईलाइट नहीं किया, आप देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे द फैक्ट। ये फैक्ट क्या करता है, अंडरमाइन करता है, कमजोर बनाता है। किस चीज़ को कमजोर करता है, अंडरमाइन का मतलब नोट कर लीजिए, अंडरमाइन का सबवर्ट, सैबोटेज, थ्रेटन, वीकन, कॉम्प्रोमाइज, डिमिनिश, रिड्यूस, इम्पेयर, मार, स्पॉइल, रूइन, इम्पीड, इसका मतलब है कमजोर कर देना, बाधा डालना। तो ये जो चीज़ है, ये फैक्ट जो है वो कमजोर करता है किस चीज़ को, द बेनिफिट्स, लाभ को, फ्रॉम प्राइसिंग डीरेगुलेशन, की कीमतों का जो डीरेगुलेशन है, रेगुलेट तो नहीं है, रेगुलेट होती तो कीमतें उतनी वसूलती गवर्नमेंट, है ना। तो जो बेनिफिट है इससे, दैट ought टू हैव accrued, जो कि होना चाहिए था। मैंने बताया मॉडल के साथ में हैव लगा के आप थर्ड फॉर्म करेंगे तो पास्ट में चला जाएगा मॉडल। तो ought टू हैव accrued, accrued का मतलब क्या है, accrue का मतलब है रिजल्ट, अराइज, फॉलो, एंश्यू, एमिनेट, स्टेम, स्प्रिंग, फ्लो। accrue संचित होना भी होता है धीरे धीरे, और यहाँ पे है परिणित होना, या फिर आप कह सकते हो निकलना। तो ये जो है मतलब जाना चाहिए था, अब इसको संचित होना ही मानो, यहाँ पे ये जाना चाहिए था, संचित होना चाहिए था, किन के पास, कंज्यूमर्स के पास जाना चाहिए था, इसका बेनिफिट ऑयल कंपनीज को लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ought टू हैव है ना, होना चाहिए था, हुआ नहीं है इसका मतलब। तो ये क्या कह रहा है कि भाई फिर भी ये जो फैक्ट है, स्टिल ये जो फैक्ट है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो लगातार इसने क्या किया है, कंसिस्टेंटली एक प्रयास गवर्नमेंट का रहा है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को इसने परिवर्तित किया है। और कैसे किया है कि हाल ही के वर्षों में ऑयल प्राइसेस की जो हैं वो फेवरेबल रही गवर्नमेंट के। तो ये जो फैक्ट है वो कमज़ोर करता है बेनिफिट्स को, जो बेनिफिट मिलना चाहिए था प्राइस डीरेगुलेशन से, ठीक है ना। वो प्राइस डीरेगुलेशन या फिर वो बेनिफिट्स जो जाने चाहिए थे किसके पास, वो बेनिफिट जो जाने चाहिए थे ऑयल कंपनीज के पास, और किसके पास, उपभोक्ताओं के पास, कंज्यूमर्स के पास। ये दैट जो है वो इसके लिए नहीं है, क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन है, तो कई बार ये कंफ्यूज करता है कि हम सोचते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक पहले वाला ही होगा, लेकिन प्रेपोजिशन है, इसलिए इससे पहले वाले की बात कर रहे हैं। बेनिफिट्स जो हैं वो जाने चाहिए थे ऑयल कंपनीज और कंज्यूमर्स के पास, वो चले गए सरकार के पास। इसके आगे देखिए, बैक इन 2018 अहेड ऑफ की असेंबली इलेक्शंस द सेंटर हैड कट द एक्साइज ड्यूटी एट ए टाइम व्हेन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस वर ऑन द एसेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एनी इलेक्टोरल फॉल आउट फ्रॉम अनचेक्ड फ्यूल कॉस्ट्स। बैक इन 2018, लेखक कह रहा है कि अगर पीछे की बात करो आप, बैक मतलब पीछे, इन 2018 2018 में बात करो,
तो अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन, अहेड के साथ ऑफ लगता है, अहेड ऑफ का मतलब पहले, तो जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले, की का मतलब महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण चुनाव थे बीजेपी के लिए उनसे पहले, द सेंटर केंद्र सरकार हैड कट, इसने कटौती की थी किस में, एक्साइज ड्यूटी में, एट ए टाइम उस समय पर, वैन जब, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जब वैश्विक तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें, वर ऑन द एसेंट, एसेंट का मतलब होता है आरोहण, बढ़ना, स्लोप अपवर्ड स्लोप, इंक्लाइन रैंप राइज, बढ़ोतरी होना। तो जब तेल की कीमतें बढ़ोतरी पर थी, इन ऑर्डर टू, क्यों किया था कटौती, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एनी इलेक्टोरल फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब परिणाम होता है और जनरली नेगेटिव परिणाम के लिए यूज करते हैं। तो सिनोनिम्स देख लीजिए इसके, रिजल्ट, अपशॉट, आउटकम, आफ्टरमैथ, बैकवॉश, जनरली नेगेटिव, अनप्लीजेंट परिणाम। इलेक्टोरल का मतलब चुनावी, क्यों गवर्नमेंट यहाँ पे करना चाह रही थी कि भी कम करना चाह रही थी इलेक्टोरल, चुनावी मतलब कोई भी परिणाम निकले और उसके पक्ष में ना आए, गवर्नमेंट बचना चाह रही थी इस चीज़ से, गवर्नमेंट चाह रही थी कि कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आए तो कम से कम आए, ठीक है। इस कारण से इसने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था उस समय, फ्रॉम अनचेक्ड फ्यूल कोस्ट। और ये किस कारण से परिणाम नेगेटिव आते, नेगेटिव आते, अनियंत्रित तेल की कीमतें, उस समय तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और लोगों में गुस्सा था कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो जैसे चुनाव नज़दीक आए तो इसने क्या किया, तेल की कीमतों को कम कर दिया, अपने एक्साइज ड्यूटी को कम करके इस प्रकार से चाहा कि मिनिमाइज कर लें हमारा जो इलेक्टोरल फॉल आउट कुछ भी आए उसको। रिपीट कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है, ये बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सेंटर, यहाँ पे जो 2018 की अगर बात करोगे ना आप, तो इसमें 2018 में क्या हुआ था कि विधानसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनावों से पहले सेंटर ने यहाँ पे क्या किया था, एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी थी और उस समय की थी जब तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही थी और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर थी तेल की कीमतें। और क्यों करी थी, जो इन ऑर्डर टू का मतलब इस उद्देश्य से की थी कि वो कोई भी चुनावी नेगेटिव रिजल्ट को कम करना चाहती थी। और नेगेटिव रिजल्ट किस कारण से, जो अनियंत्रित कीमतें हैं उस कारण से। फ्यूल प्राइस कॉस्ट तो यहाँ पे नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। अनचेक्ड का मतलब अनियंत्रित है, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, है ना, बेलगाम है। और अनचेक्ड का ये एक एडजेक्टिव है अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात आप करोगे। आगे देखो, आगे कह रहा था गवर्नमेंट्स गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल products to fund welfare measures can only bear fruit if demand for petrol and diesel remains unaffected by the continuing high costs. The government's goal, गवर्नमेंट का लक्ष्य, किस चीज़ का लक्ष्य, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट अपने आय को मैक्सिमाइज करना चाहती है, सर्वाधिक करना चाहती है, किससे, फ्यूल प्रोडक्ट से। टू फंड वेलफेयर, किसके लिए, ताकि जो वेलफेयर, चूंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे तबकों को यहाँ पे ज़रूरत है कि गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प करे, तो उसके लिए। कैन ओनली बियर फ्रूट, बियर फ्रूट का मतलब होता है रिजल्ट निकलना, सफल होना। देखो, यील्ड रिजल्ट्स, गेट रिजल्ट, सक्सीड, मीट विथ सक्सेस, बी सक्सेसफुल, बी इफेक्टिव, बी प्रॉफिटेबल, ये सब मतलब होते हैं सफल होना। तो ये सफल कब हो सकता है, इफ डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल, कि यदि इसके लिए जो डिमांड है, पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो अनअफेक्टेड रहे, वो अप्रभावित रहे। अप्रभावित किससे, लगातार जो ऊंची कीमतें हैं, कंटिन्यूइंग हाई कॉस्ट हैं उनसे। कई बार क्या होता है भी ऊंची कीमतें, महंगाई बढ़ गई तो लोग उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं, यही तो होती है सामान्य एक धारणा। तो ये लेखक कह रहा है कि भाई जो लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही है, हाई कॉस्ट हैं, उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि डिमांड कम हो जाए। डिमांड कम अगर हो गई तो फिर तो लेना देना है ही नहीं, गवर्नमेंट बदनामी हो गई, फिर तो जो लक्ष्य इसका था वो पूरा नहीं कर पाएगी। तो कहना चाह रहा है, फिर से देख लो कि गवर्नमेंट ने यहाँ, गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहती है गवर्नमेंट, और किससे करना चाहती है, फ्यूल प्रोडक्ट से करना चाहती है। किसके लिए करना चाहती है, वेलफेयर को फंड करने के लिए, वेलफेयर स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए, है ना, वेलफेयर मेजर्स के लिए। जो भी कदम है, मेजर्स का मतलब स्टेप्स होता है, वो केवल तभी सफल हो सकते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो अनअफेक्टेड रहे, अप्रभावित रहे, किससे, हाई कॉस्ट से, जो लगातार कीमतें बढ़ रही है उससे। आगे कह रहा है, विद कर्ब्स एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट स्टिल इन प्लेस, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स unlikely to recover anytime soon, job losses and pay cuts sure to shrink household budgets, it is hard to see transport fuel demand rebounding to pre-lockdown levels for at least 1 or 2 quarters. थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन देखो, विद कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब होता है नियंत्रण। देख लीजिए इसका सिनोनिम, इनके सिनोनिम है रिस्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शन, चेक, ब्रेक, रेन, कंट्रोल, लिमिटेशन, लिमिट, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिक्चर, ये सारे सिनोनिम हो गए इसके। तो नियंत्रण। तो विद कर्ब्स ऑन इंटरस्टेट रोड, इंटरस्टेट का मतलब होता है अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाला। एक इंट्रा होता है वो एक ही राज्य के भीतर भीतर। तो कह रहा है कि विद कर्ब्स ऑन इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट स्टिल इन प्लेस, स्टिल इन प्लेस मतलब अभी भी ये एग्जिस्ट करता है, अभी भी है अस्तित्व में, कि अभी भी क्या है कि अंतरराज्यीय रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी भी
उस पर नियंत्रण लगा हुआ है, वो अभी चालू नहीं किया गया है। लॉकडाउन गतिविधियां छूट देनी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी अंतर्राज्यीय वाहनों का आना जाना अभी शुरू नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल, कॉन्ट्रैक्टिंग का सिकुड़ना, कम करना, तो श्रिंक, गेट स्मॉलर, बिकम स्मॉलर, डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस, ड्विंडल, डिक्लाइन, श्रिवल, कम होना, सिकुड़ना, है ना, ये सब होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कम होती हुई ऑटोमोबाइल सेल्स, जो गाड़ियों की सेल है, बिक्री है, वो कम होती हुई सेल है। अनलाइकली टू रिकवर, ये मतलब रिकवर होने की संभावना है नहीं एनी टाइम सून, अभी कोई जल्द ही ये संभावना नहीं है कि कम हो जाएगी। जॉब लॉसेज, एक तरफ जॉब लॉसेज भी हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। एंड पे कट्स, और जो उनको भुगतान, जो पैसा मिलता था, जो सैलरी मिलती थी, उसमें कटौती हुई है। टू श्रिंक हाउस होल्ड बजट्स, इस प्रकार से क्या होगा, हाउस होल्ड बजट भी श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा, कम हो जाएगा। पहले मान लीजिए पहले 5,000 रुपये खर्च करते थे, तो अभी 3,000 पे आ जाएंगे, क्योंकि पे कट्स भी हुए हैं, जॉब लॉसेस भी हुए हैं, है ना, मार्केट धराशायी हुआ एकदम। इट इज़ हार्ड टू सी, तो ये देख पाना मुश्किल है कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड रिबाउंडिंग, कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल की जो डिमांड है वो रिबाउंड हो जाए, रिबाउंड मतलब बाउंस बैक करे, फिर से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, रैली, बाउंस बैक, पिकअप, मेक अ रिकवरी, मेक अ कम बैक, कि फिर से कम बैक करेगी, डिमांड फिर से सही हो जाएगी। और कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, प्री लॉकडाउन लेवल, जैसे कि लॉकडाउन से पहले हुआ करता था वैसा हो जाएगा। उसके लिए तो कम से कम वेट करना पड़ेगा 1 या 2 क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर का मतलब 6 महीने चला गया है, 1 क्वार्टर में 3 महीने, 2 क्वार्टर में 6 महीने, तो 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। रिपीट कर रहा हूँ कि देखो कई चीज़ें हैं, कई फैक्टर गिनाए हैं। एक तो क्या है कि इंटर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जो है अभी भी उसमें नियंत्रण लगा हुआ है। दूसरा क्या है कि ऑटोमोबाइल सेल जो है वो कम हो रही है ना, तो इससे क्या है कि वो एक संभावना ये भी है कि जल्द ही आने वाले टाइम पे रिकवर होने वाली है भी नहीं। तीसरा है कि जॉब लॉस हुए हैं, फिर कह रहा है कि कटौती भी हुई है, पे कट्स भी हुए हैं, तो इससे क्या होगा, निश्चित रूप से एक चीज़ होगी कि हाउस बजट जो है कम होगा। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं, तो ये मुश्किल है ये देख पाना कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल की जो डिमांड है वो बाउंस बैक करेगी, फिर से उसी स्थिति में आ जाएगी जैसे कि प्री लॉकडाउन लेवल हुआ करता था। कब, 1 या 2 क्वार्टर में तो होने वाला ये है नहीं, इतने समय में तो नहीं होगा। एड टू दैट, इससे भी ज़्यादा क्या है, इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, द फैक्ट दैट द सेंटर्स एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़ रुपीज फॉर दिस फिस्कल हैड इंक्लूडेड अ स्टेक सेल इन BPCL एंड इट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसिंग अप्रोच गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। और इससे भी ज़्यादा एक चीज़ और है, कुछ फैक्टर्स तो गिनाए हैं लेकिन यहाँ पे और चीज़ जोड़ी है, क्या, द फैक्ट की एक तथ्य है, एक फैक्ट है दैट की द सेंटर्स एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, कि सेंटर का जो महत्वाकांक्षी डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, एक तो होता है निवेश कि आपने पैसा कहीं पे लगाया है, एक है डिसइन्वेस्टमेंट, ये उल्टा है, पैसा निकाल लिया है। तो पैसा निकालने का टारगेट जो है कि 2.1 लाख करोड़ निकालना, जो निवेश किया था सरकार ने वो निकालना चाहती, विड्रॉ करना चाहती है। किसके लिए, इस फिस्कल, इस वित्त वर्ष की बात कर रहा है। हैड इंक्लूडेड अ स्टेक सेल इन BPCL, इसके लिए एक तो चीज़ कैसे करेगा कि BPCL में अपनी हिस्सेदारी बेच देगा। सेल का मतलब बिक्री, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेक का मतलब हिस्सेदारी होती है, देख लो इसका मतलब क्या है, शेयर, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्वमेंट, तो जो भी हिस्सेदारी जो भी शामिल है, गवर्नमेंट जिस भी हद तक उसको बेचना चाहती है, उससे 2.1 लाख रुपए करोड़ गवर्नमेंट लेकर आएगी, लक्ष्य है गवर्नमेंट का। तो एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसिंग अप्रोच, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसिंग अप्रोच है, पेट्रोल के जो उत्पाद हैं उनका जो प्राइसिंग अप्रोच है, कीमतों को निर्धारित करने की अप्रोच है, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, गेट्स इवन मोर, और भी, इवन लग गया, भी, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, तो इससे भी ज़्यादा एक चीज़ और दे रखी है कि सेंटर का एक लक्ष्य है कि 2.1 लाख करोड़ का विनिवेश करना चाहता है सरकार इस साल में, इस वित्त वर्ष में। इसमें शामिल थी एक चीज़ कि BPCL में स्टेक बेचना चाहती थी, और पेट्रोलियम प्राइसेस की जो प्राइसिंग अप्रोच है ना, उसको यहाँ पे इसमें ये शामिल थी। तो इससे क्या है कि ये चीज़ और भी कॉम्प्लेक्स, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आगे कह रहा, विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स likely to be impressed by the lack of autonomy in the sector, it is the government's interest not to risk the health of the goose that lays the golden egg. With potential investor, potential मतलब संभावित, इन्वेस्टर्स का निवेशक, अनलाइकली असंभव है, टू बी इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होने से, बाय द लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता, स्वयं का नियंत्रण, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, होम रूल, सॉवरेनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, आज़ादी हो मतलब। तो कह रहा है कि जो संभावित निवेशक है, कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो भी हैं, उनके संभावना नहीं है कि वो इम्प्रेस हों, प्रभावित हों। कारण क्या है, ऑटोनॉमी की कमी है इस सेक्टर में, स्वायत्ता की कमी है, खुद मतलब यहाँ पे नियंत्रण बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में, इस कारण से स्वायत्ता की कमी है, तो निवेशक यहाँ पे निवेश करना भी नहीं चाहता। तो अब इट इज़ इन द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के हित में ये है
कि कुछ भी इसको मतलब जो सोने की अंडे देने मुर्गी है, ये देखो, जो बेनिफिट पहुंचाने वाली चीज़ है उसको खतरे में न डाले, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, गवर्नमेंट के हित में है क्या, कि रिस्क में न डाले, खतरे में न डाले उसको जिससे आपको लाभ हो रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। तो पेट्रोलियम सेक्टर है, इससे सरकार को बहुत आय होती है। तो ये जो बात कर रहा है कि हिस्सेदारी बेचने वाली बातें कर रहा है, ये सब ये नहीं होना चाहिए, रिस्क में नहीं डालना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्टर की हेल्थ को। तो यहाँ अगर बात करो टोन की कि पैसेज का टोन क्या है, तो देखो लेखक की तरफ से तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट जो कर रही है उसी के बारे में है। तो रिपोर्टिंग आप कह सकते हो, डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो, केवल बताया है कि गवर्नमेंट कैसे स्टेप्स उठा रही है और गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है पेट्रोल प्राइसेस पे टैक्सेस को हाइक करके, एक्साइज ड्यूटी हाइक करके। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की, जो कि पेड यूजर्स के लिए हैं, जो क्वेश्चंस आधारित हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर।